दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जैसा कि हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो उसके उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मूल अधिकार पे अब आ चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स पे आ चुके हैं। मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, हम लोग भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, भाग 3 में, पार्ट 3 में। तो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो फंडामेंटल राइट का आएगा, वो देखिए 4 पार्ट में आएगा, संभवतः 3 से 4 पार्ट आएंगे, जिसमें पहला पार्ट आप लोग ये देखने जा रहे हैं, जिसमें 12 से लेकर 18 तक का होगा, जिसमें समता का अधिकार होगा। देखिए, ये मूल रूप से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इस समय। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इस समय निरसित हो चुका है, हटा दिया जाएगा। पहले 7 थे, अब 6 हो चुके हैं। तो इन्हीं को ग्रुप वाइज बांट के मैं 3 वीडियो में इसको आपके लिए लेके आऊँगा। पहला वीडियो आप लोग ये देख रहे हैं जो वो है। दूसरा वीडियो होगा जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और तीसरा होगा इन 3 अधिकारों के बारे में, और चौथा संवैधानिक उपचारों के संबंधित होगा। और जो निश्चित कर दिया गया संपत्ति के अधिकार, इसके बारे में भी कुछ बातें होंगी कि इसका क्या हुआ आगे जाके। और इसको ग्रुप वाइज करने का मतलब ये है कि मैं इन टॉपिक्स को आपके आगे बेहतर ढंग से ला सकूँ, जो आपको ऐसे मटेरियल मतलब रहे कि जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपके काम आए। उसकी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसको भी आप समझ सकें, उसके अलावा फैक्चुअल बातें जो हैं वो भी उसमें आ सकें। ऐसा ना हो कि बस फैक्ट रहे, कुछ कॉन्सेप्ट रहे नहीं। कुछ भी ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस वीडियो को 4 सेपरेट पार्ट बनाने का मतलब यही है कि कॉन्सेप्ट के साथ आपका फैक्ट भी साथ में क्लियर होता चले। तो इसी के क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएस नाउ के चैनल को अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, उसके अलावा शेयर करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लगता है कि वीडियो में कंटेंट कुछ और भी होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, तो कृपया उसको कमेंट करके अपना सुझाव साझा करें, इससे हम वीडियो को और बेहतर बना सकें। और जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना हमको मोटिवेट भी हम लोगों को मिलेगा कि अच्छे वीडियो और आपके आगे ला सकें। इसके अलावा जीएस नाउ का एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया गया है, जीएस नाउ 101। 101 कहने का अर्थ है 101, 0 इसको समझिएगा। तो जीएस नाउ 101 पे आप लोग सर्च करके इसको टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसमें वीडियो के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, या कौन सी वीडियो का आने वाली है, या कौन से वीडियो में पीडीएफ अगर यूज़ होता है, कुछ ज़रूरी पीडीएफ्स होंगे जो, उसको भी ज़रूर उसमें शेयर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मूल अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं, कुछ साइलेंट फीचर्स को जान लेते हैं। मूल अधिकार निर्माण में संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान यानी कि बिल ऑफ राइट से प्रभावित थे। बिल, साफ साफ मैं इसको लिख दूं, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स अमेरिकी संविधान में है, उसी से प्रभावित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट अपने संविधान में डाला, और भाग 3 में इसको समाहित किया गया था। भाग 3 में समाहित करने के कारण ही इसे भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है। मूल अधिकार जो है वो न्यायोचित प्रकृति के, न्यायोचित प्रकृति का कहने का इस पर आप जो न्याय पा सकते हैं जुडिशरी में केस का। तो कुछ आपको अगर इसकी आपकी वंचना होती है, आप मूल अधिकार पाने में अक्षम होते हैं, तो इस पर आप जाके न्यायपालिका से गुहार कर सकते हैं कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। उस पर न्याय जरूर न्यायपालिका करेगी। अगला पॉइंट है, जैसे कि मूल अधिकार हमारे संविधान में दिया हुआ, लिया तो देखिए कॉन्सेप्ट लिया गया अमेरिकी संविधान से, लेकिन जितना ज़्यादा डिटेल दिया गया है भारतीय संविधान में, वह उतना संविधान किसी भी विश्व के संविधान में, उतना डिटेल किसी भी संविधान में नहीं मिलता वर्ल्ड के मूल अधिकारों के संबंध में। यहाँ तक कि अमेरिका संविधान, जहाँ से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को उठाया है, वहाँ भी इतने डिटेल से इस चीज़ को कहीं नहीं शो किया गया है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए
मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है और न्यायपालिका इसका गारंटर है। ध्यान रखिए, न्यायपालिका इसका गारंटर है सुप्रीम कोर्ट मूल रूप से। अगला पॉइंट है, मूल अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है। आखिर मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। या मूल इसलिए भी है क्योंकि व्यक्ति की चौमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक, 4 एलिमेंट हैं। भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक हैं। ये 4 चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 4 एलिमेंट्स इनके विकास के को सुरक्षा या गारंटी प्रदान करता है ये, इसलिए इसको मूल अधिकार कहा गया है। देखिए, मूल अधिकारों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट, उसमें इसका विवरण मिलता। उस समय मूल अधिकारों को के बारे में पहली बार वो जो संविधान बनाया गया था उसमें डिटेल किया गया। नेहरू रिपोर्ट जो बनाया गया था उसमें दिया गया था। अब प्रश्न उठता है कि आखिर हमें मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों? क्या चाहिए, क्यों मूल अधिकारों को रखा? संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा जो मूल अधिकारों को संविधान में रखा है? जैसा मैंने अभी बताया, चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है। उसी तरह आगे देखेंगे, मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के में आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में बनाए रखने, राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। विधान के क्रियान्वयन तानाशाही को मर्यादित करते हैं। कुल मिला कहने का ये अर्थ ये है कि ये कंट्रोल करते हैं सरकार को तानाशाही के रूप में। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र कब तानाशाही में न बदल जाए या फिर निरंकुश शासन न हो जाए, उससे कंट्रोल करता है कि नागरिकों को एक आज़ादी बनी रहे, नागरिकों के मूल अधिकार जो बेसिक अधिकार होने चाहिए वो बने रहें, उसको करने के लिए बनाया गया है, इसके लिए आवश्यक है। ये लोकतंत्र का बेस है। अगर नागरिक ही स्वतंत्र नहीं है तो लोकतंत्र कहाँ से आएगा? तो जो सरकार है उसके तानाशाही जो रवैया है या फिर ऐसे नियम जो नागरिकों के हित में ना हो, उनको बचाने के लिए, अधिकारों को छीन रहे हों, उनको बचाने के लिए मूल अधिकार आवश्यक हैं। इनका उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। व्यक्ति विशेष का यहाँ पे शासन नहीं होना है, शासन होना है किसका? लॉ का। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और रूल बाय लॉ होना चाहिए। विधि का शासन और विधि द्वारा शासन किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के अपने इच्छाओं के साथ शासन नहीं हो सकता, तानाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। तो इसको बनाए रखने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और जैसा मैंने ऊपर मेंशन किया, व्यक्ति की चौमुखी विकास, 4 एलिमेंट हैं, बौद्धिक, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। ये जीवन के 4 मूल आधारित एलिमेंट हैं जिनको बचाए रखना बहुत आवश्यक है, इसके लिए भी आवश्यक है। अब आते हैं आर्टिकल 12 पे। आर्टिकल 12 सबसे यहाँ से शुरू होता है, 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। इसमें आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। स्टेट क्या है? स्टेट मतलब ये जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये स्टेट नहीं। स्टेट मतलब जो शासन का क्षेत्र है, मतलब देश, जिसको आप लोग इस समय कहा जा सकता है। जो यूनानी ये शब्द मतलब स्टेट को लिया गया है, यूनानी कल्चर से लिया हुआ है मूलतः। और उससे पहले जो चाणक्य के उसमें थे, उसमें भी डाला गया। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी इस शब्द को यूज किया। मतलब स्टेट कहने का मतलब आप लोग इसको देश से लगाइएगा, देश से समझिएगा इसको। तो राज्य में क्या है? राज्य की परिभाषा में दिया हुआ राज्य क्या है कि राज्य को किस चीज़ों को हम लोग राज्य में शामिल करेंगे। तो कार्यकारी,
विधायी अंगों के संघीय सरकार को संघीय सरकार में क्रियान्वय करने वाली सरकार और भारत की संसद। मतलब कि समझिए मूल रूप से सरकार और भारत की संसद राज्य का पार्ट है। ठीक है। फिर राज्य सरकारों में ये केंद्र सरकार के हो जाएंगे, संघीय सरकार के। राज्य सरकारों में विधायी अंगों जहाँ से विधियाँ बन रही हैं तो राज्य सरकारें और राज्य विधानमंडल। स्थानीय निकाय जो हुए सभी स्थानीय निकाय, नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड, न्यास जो भी हैं ये सब राज्य में शामिल हैं। अन्य सभी निकाय जो वैधानिक और गैर वैधानिक हों जैसे कि LIC, ONGC, सेल एटसेट्रा, ये सारी राज्य के अधीन आएंगे, राज्य में शामिल मानी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी उस निजी इकाई, प्राइवेट यूनिट या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अर्थ में आती है। मतलब कोई भी प्राइवेट यूनिट है और राज्य सरकार के लिए भी कुछ काम कर रही हो, राज्य के लिए मतलब कुछ स्पेशल मतलब वर्क कर रही हो, प्राइवेट संस्था है लेकिन राज्य के लिए कार्य कर रही हो, उसको भी इस अर्थ में राज्य में ही शामिल किया जाएगा। तो मूल रूप से फिर से एक बार देख लेते क्या क्या राज्य हैं। संघीय सरकार में संघीय सरकार हो गई केंद्र सरकार में, और भारत की संसद जो विधायी शक्तियां हैं केंद्र में। राज्य में भी विधायी शक्तियां, राज्य सरकारें और विधानमंडल। ठीक है। ये क्रियान्वय करने वाली हो जाएगी और ये विधायी शक्ति हो जाएगी। ये क्रियान्वय करने वाली हो जाएगी और ये विधायी शक्ति हो जाएगी। ठीक है। फिर सभी स्थानीय निकाय हो जाएंगे। अन्य सभी निकाय जो कि गैर वैधानिक और गैर वैधानिक रूप से हों, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के यूनिट, एजेंसी या यूनिट जो कि एज राज्य के स्टेट के लिए कुछ कार्य कर रही हों, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। वो राज्य की परिभाषा में आएंगे, राज्य में शामिल मानी जाएंगी। अब आते हैं आर्टिकल 13 पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। मतलब कि मूल अधिकार जो हैं उससे कोई विरोधी कोई विधि हो जो मूल अधिकार का हनन कर रही हो, रोक लगा रही, मूल अधिकारों को तोड़ रही हो, या फिर उसका अल्पीकरण मतलब कि कुछ सीमा तक, जैसे मूल अधिकार पूरा ही इसको मान लीजिए बॉक्स है मूल अधिकार, इसमें इस पार्ट को काट दे रहे हो, किसी विधि के द्वारा कुछ पार्ट को काट लिया जा रहा हो, कम कर दिया जा रहा हो मूल अधिकार को, वो सारी चीज़ें जो कम करती हों, मूल अधिकारों का हनन करती हों, ऐसी अगर कोई विधि बनती है, लॉ बनता है ऐसा, तो वो शून्य होंगी। ये शून्य कैसे होंगी? इसकी समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करेगा, न्यायिक समीक्षा करेगी कि विधि क्या फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रही है या कोई उसमें अल्पीकरण कर रही है। इसकी शक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को दी गई है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को ये सुविधा दी हुई है। और ये अगर न्यायिक समीक्षा की जाती है, न्यायिक समीक्षा अगर होती है, कोई विधि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन पाया जाता है, उल्लंघन कर रही है, तो उस चीज़ को शून्य या फिर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। तो न्याय समीक्षा का जो सिद्धांत है वो आर्टिकल 13 से निकलता है। जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत है वो आर्टिकल 13 से निकलता है। अब आर्टिकल 13 में जो विधि कहा गया, विधि ऐसा बनता है जो कि अवैध होगी, विधि अगर कोई ऐसा बनता है जो संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकारों को हनन कर रही है, अल्पीकरण कर रही हो, विधि अवैध होगी। तो अब विधि है क्या, ये विधि है क्या, इसकी बात की गई है आर्टिकल 13(3)A में। उसमें कहा गया है, इसी का सब क्लॉज है 13 का 3A में कहा गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली, मतलब विधि हो या ना हो, विधि का ही पावर रखती हो। ठीक है।
ऐसा कोई अध्यादेश, ये भी विधि का पावर रखती है, आप लोग जानते हैं। आदेश, सिर्फ विधि लॉ या कानून नहीं, विधि मतलब कोई भी चीज़ ऐसा जो लॉ का पावर रखती हो, विधि का पावर रखती हो, जिसको लागू किया जाता हो, कि इसको मानना पड़ता हो, या फिर ऐसा कोई आदेश हो, उपविधि हो, नियम हो, कोई नियम बना दिया जाए, वो भी लॉ के अंतर्गत आएगी। विनियम हो, अधिसूचना हो, या रूढ़ी हो, कोई प्रथा हो, ऐसी कोई प्रथा चलती आ रही हो, जो प्रथाएं बहुत पुरानी पुरानी चलती हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं, और जो होता है प्रथाओं में कि मानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत समस्या आ जाती है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के क्षेत्रों में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको मानना, प्रथाओं को मानना बहुत ज़रूरी है। वो एज ए लॉ फोर्स करती हैं, वो अब नियम बन चुके हैं, वो प्रथाएं अब नहीं रह गई हैं। अब लोगों के दिमाग में कानून की तरह काम करते हैं, ये हमें नहीं करना, ये ऐसे करना है। उस चीज़ों को अगर मूल अधिकारों का वो हनन करती हैं, वो प्रथाएं भी, अगर वो रूढ़ियाँ जो मूल अधिकारों का हनन करती हैं, उनको अवैध घोषित किया जा सकता है। ये डायनेमिक्स प्रदान करता है कि हम रूढ़ियों में बंध के ना रहें, प्रथाओं में बंध के ना रहें। इसी पे पूरा आधुनिक काल में पुनर्जागरण हो गया रूढ़ियों और प्रथाओं को बदलने के लिए। तो ये डायनेमिक्स प्रदान करता है कि हम अपने विधियों रूढ़ियों में बंध के ना रहें। इसलिए कहा गया फंडामेंटल राइट्स अगर कोई उल्लंघन हो रहा है किसी प्रथा से भी, अध्यादेश, आदेश, उपनियम, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना या किसी भी रूढ़ि या प्रथा से अगर कोई मूल अधिकार का हनन किया जाता है, तो ऐसे मूल अधिकारों को अवैध या शून्य या असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है न्याय समीक्षा के द्वारा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो संवैधानिक संशोधन का जो दिया हुआ विधि नहीं है, जो नियम कानून दिए गए हैं वो विधि नहीं हैं, उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 14, विधि के समक्ष समता। ठीक है, कैसे लाएंगे? राज्य के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो आता है लॉ के, कानून के घेरे में आएगा, कानून के सामने आएगा, तो सब कोई बराबर रहेगा। इक्वल बिफोर लॉ फॉर ऑल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर कोई गरीब अमीर हो तो जो नियम से गरीब को संरक्षण मिलेगा, उसी समान नियम से अमीर को भी मिले। ऐसा नहीं होगा अमीर के लिए कोई अलग संरक्षण के नियम होंगे कि भाई ये तो करोड़पति हैं, इनके लिए नियम अलग है और गरीब के लिए नियम अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में दिया कोई भी हो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समान संरक्षण। कोई अगर विधि बनी हुई है ABC, वो विधि सभी पे समान रूप से उसका प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर किसी विधि द्वारा किसी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है तो सभी को मिलेगा, वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होगा। और इक्वल बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। अब विधि के समक्ष अगर कोई कानून आता है, मान लीजिए 307 का ही रहता है, मर्डर का कुछ मुकदमा चलता है, तो ये अमीर हो या गरीब हो, उस सबको विधि के सामने उसको सबको फांसी की सज़ा है तो सबको फांसी की सज़ा का ही प्रावधान किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत विशेष व्यक्ति अमीर हैं तो इनको भाई 1 साल पर छोड़ देंगे, गरीब है तो इसको पूरा फांसी दे दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबको विधि के समक्ष समता मिलेगी। विधि जो होगा इक्वल बिफोर लॉ, सब कोई विधि के आगे समान होगा और विधि के आगे सबको समान संरक्षण मिलेगा। जो भी नियम होगा उसके अनुसार सबको समान संरक्षण मिलेगा। अब हम लोग विधि का शासन जो है, रूल ऑफ लॉ है, उसको जरा हम लोग समझ लेते हैं डिटेल से। रूल बाय लॉ मतलब कहने का अर्थ है जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है और
इक्वल बिफोर लॉ है, इसको थोड़ा डिटेल से और देख लेते हैं। ये लक्ष्मीकांत के बुक से निकाले लिया हुआ मैटर है, इसको देख लें। विधि के समक्ष समता ब्रिटिश मूल का है। इक्वल बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटिश मूल का है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, विधि के समान संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है, वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो पहले हम लोग देखेंगे इक्वल बिफोर लॉ क्या कहता है। इक्वल बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता क्या कहती है। विधि के समक्ष समता क्या कहती है, इसमें 3 बिंदु दिए हुए हैं। किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारियों की अनुपस्थिति, ठीक है। साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के समान व्यवहार। कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है। मतलब 3 चीजें क्या कह रहा है। पहली चीज कह रहा है कोई विशेषाधिकार नहीं, दूसरा कह रहा है सभी के लिए समान व्यवहार, और तीसरा कह रहा है कोई भी विधि के ऊपर नहीं। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं इक्वल बिफोर लॉ के। विधि के समक्ष समता में ये 3 कानून हैं। कोई विशेषाधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा, समान व्यवहार होगा, साधारण विधि न्यायालय के तहत। अगर कोई विशेष विधि न्यायालय है तो उसकी बात अलग होगी। साधारण विधि न्यायालय के तहत समान व्यवहार होगा। विधि के ऊपर कोई भी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी गैर अधिकारी कोई भी चीज़ हो, लेकिन वो विधि के ऊपर नहीं होगा। विधि सबसे ऊपर है, लॉ सबसे ऊपर है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार क्षमता। समान विधि से अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। बिना भेदभाव के समान के लिए समान व्यवहार होना चाहिए। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो पहला क्या कहता है, विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। अगर परिस्थितियां अलग होंगी तो व्यवहार अलग हो सकते हैं। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम। अगर समान विधि है तो समान नियम होंगे। और तीसरा है बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार। इक्वल बिहेवियर होगा इक्वल के साथ। अगर इक्वल नहीं होंगे तो अनइक्वल ही बिहेवियर होगा। ये तीनों जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, जो इक्वल बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों ही नियम ये बनाते हैं, समानता लाने के बस बात करते हैं। एक निगेटिव पर्सपेक्टिव में है, एक रोकथाम करता है, और एक क्या कहते हैं अफर्मेटिव में है, सकारात्मक प्रवृत्ति का है, जो कि आपको अधिकार ज़्यादा देते हैं। ठीक है। ये जो ब्रिटिश है वो रोकथाम ज़्यादा लगाता है, नेगेटिव प्रकृति के हैं। और जो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है सकारात्मक प्रकृति के हैं, जो कि ज़्यादा आपको एड ऑन मतलब करते हैं, कुछ
जो समानता से अलग कुछ विशेषाधिकारों को आपके सामने लेके आते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसमें क्या बचा हुआ है। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया, इक्वल बिफोर लॉ हो गया। इसमें कुछ अपवाद हैं, समता के अपवाद हैं। जैसे था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा, इक्वल बिफोर लॉ हो गया, लेकिन उसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं। अपवाद क्या हैं देख लेते हैं। अपवाद हैं राष्ट्रपति राज्यपालों के कुछ अधिकार, विशेषाधिकार हैं, उनका अपवाद है आर्टिकल 361 के तहत। संसद राज्य विधानमंडल के कार्यवाही का प्रकाशन पर मुकदमा कार्यवाही नहीं होगी। कुछ संसद में कोई बात कही जाती है, कुछ बहस होती है, तो उसमें कही गई बात पे कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये भी 361 के तहत। संसद सदस्य द्वारा संसद में अथवा समिति में कही बात को, ये बताएं आपको अभी, राज्य विधानमंडल में अथवा किसी समिति में सदस्य द्वारा कही बात, वही चीज़ जो संसद में किसी सदस्य द्वारा कोई बात कही जाती है, उस पर कोई मुकदमा या कार्रवाई नहीं होती। तो राज्य विधानमंडल में कोई सदस्य कुछ कहता है तो उस पर मुकदमा कार्रवाई नहीं हो सकती है। आर्टिकल 31 ग आता है, वहाँ पे एक 14 चला जाता है। 31 ग में DPSP को लागू करने की कुछ विधियाँ हैं, उसके बारे में है। कुछ विधियों को लागू करने के लिए समानता को छोड़ना पड़ता है, उसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है। इसको मैं आगे जब DPSP बताऊंगा तो बताऊंगा कैसे DPSP फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी हावी हो सकता है, कैसे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आ जाता है, उसके बारे में मैं आगे फ्यूचर में जो वीडियो बनाऊंगा DPSP बताऊंगा तो उसमें इस डिटेल से इसको बताऊंगा। जो विदेशी शासक हैं, राजनीतिक हैं, कूटनीतिक व्यक्ति हैं, इनको फॉरेन इम्यूनिटी मिलती है, वो चीज़ें हैं। UN और संबंधित एजेंसियों के कूटनीतिक मुक्ति मिलती है, वो सारी चीज़ें हैं। इन सबको कुछ चीज़ों से मुक्ति रखी गई है। इन लोगों को अपवाद के हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल बिफोर लॉ से कुछ अपवाद हैं जो ये आप देख सकते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 15 पे। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर आप किसी से विभेद नहीं कर सकते, इसका रोकथाम किया गया है। आर्टिकल 15(1) में कहा गया है किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें किसी से आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसमें ध्यान देना है केवल। अगर कोई व्यक्ति विशेष स्थान से आ रहा हो, ठीक है, उसमें 2 कंडीशन लग जाएं। मान लीजिए कि राजस्थान से मान लिया आ रहा है, ठीक है, और उसका पुरुष है, वो उस पर रोक लग सकता है। किस परिस्थिति में? मान लीजिए कुछ ऐसी विशेष बीमारियां चल रही हो जो राजस्थान क्षेत्र में फैला हो, मात्र पुरुषों को हो रहा हो, या फिर ऐसा कुछ भी चीज़ हो, तो उसको बचाव करने के लिए उस पर 2 कंडीशन हो गए, क्षेत्र का भी हो गया, पुरुष का हो गया। इस आधार पे उस पर रोकथाम लगाया सकता है, भाई तुम हर जगह ट्रेवल नहीं करोगे, फला टाइप की बीमारी आ रही है, तुम फैला सकते हो। इस परिस्थितियों में रोका जा सकता है, लेकिन सिर्फ इस आधार पे कि वो किस धर्म का है, मूल जाति का क्या है, लिंग क्या है या जन्म स्थान क्या है, उसके आधार पे इस पे रोक नहीं लगाया सकता है। देखिए, इसमें केवल का अर्थ है अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। यह राज्य के विरुद्ध प्रतिषेध है। राज्य के विरुद्ध मतलब राज्य पे ये रोक लगाता है कि राज्य ऐसा विभेद नहीं करेगा किसी के साथ। अब 15(2) में दिया हुआ है, दुकानों, सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश या पूर्णतः भागतः राज्य निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग के लिए कुओं, तालाबों इत्यादि पर प्रयोग या प्रवेश रोक अथवा शर्त के अधीन नहीं होगी। मतलब कि कोई सार्वजनिक उपयोग की चीज़ हो, ठीक है, अगर ऐसा कोई जगह हो जो राज्य द्वारा
राज्य निधि द्वारा पूर्णतः या भागतः कुछ पार्ट दे रहा, डोनेट कर रहा, दे रहा हो राज्य निधि से, उन चीज़ों पे आप रोक नहीं। व्यक्तिगत तालाब अगर कोई होगा तो उस पर रोक लगा सकता है, किसी का व्यक्तिगत कुआं होगा तो किसी को जाने से रोक सकता है। दुकान, सार्वजनिक स्थल आदि पर प्रवेश के लिए आप नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये जो 15(2) में दिया हुआ है, ये राज्य को भी प्रतिषेध करता है, व्यक्तिगत भी है। कोई व्यक्ति भी यह रोक नहीं लगा सकता किसी अन्य व्यक्ति पे कि आप इस सार्वजनिक स्थल पे, आप इस पार्क में नहीं जा सकते, दुकानों पर प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये दोनों के खिलाफ है। ये राज्य के विरुद्ध भी एक प्रतिषेध है और व्यक्तिगत लोगों के विरुद्ध भी प्रतिषेध है। यह राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्रतिषेध है, अर्थात कोई व्यक्ति भी अब भेद नहीं कर सकता किसी व्यक्ति के साथ। ठीक है, अब यहाँ तक आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको हम समझाने में सफल होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत ही कुछ 15 के अंतर्गत ही कुछ और पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। पहले तो 2 पॉइंट हो गए कि आप किसी व्यक्ति केवल इन लिंग आधार, जाति, धर्म के आधार पर किसी पर रोक नहीं लगाएंगे। दूसरा है कि किसी सार्वजनिक स्थल या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि द्वारा कोई चीज़ को भारित किया जा रहा हो तो या कुछ सहायता दी जा रही हो, उन चीज़ों पे आप किसी को प्रवेश नहीं में रोक नहीं सकते। वो राज्य और व्यक्तिगत दोनों के प्रति प्रतिषेध है। इसके अलावा 3 नियम अपवाद भी हैं इसके। ये जो विभेद से प्रतिषेध का नियम है जो आर्टिकल 15 में देखते आ रहे हैं आप, उसके 3 अपवाद हैं। ये 3 अपवाद क्या कहें? आर्टिकल 15(3), 15(4) और 15(5) में दिया हुआ है। अब 15(6) भी आ गया है, EWS 15(6) EWS, ये 4 अपवाद अब हो गए हैं। क्या हैं? राज्य महिलाओं बालकों, ये मूलतः देखिए आपका आरक्षण से संबंधित पूरे मैटर है। राज्य महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अगर महिलाओं और बालकों को कुछ विशेष देना हो, अधिकार देना हो, कुछ विशेष उपबंध करने हो तो राज्य कर सकता है। जैसे कि महिला आरक्षण आप देखते हैं हर जगह लागू करने के बाद, अभी आपके पंचायतों में भी महिला आरक्षण है। वैसे ही महिला आरक्षण, निःशुल्क शिक्षा ये देने की अगर बात हो तो विभेद, अब इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि आप तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल जो है उसको आप विभेद कर रहे हैं या फिर धर्म लिंग के आधार पर विभेद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जाए। इसको कुछ अपवाद दिए गए हैं जिससे सभी जो वंचित हैं क्षेत्र लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए किया गया है। आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत बालक और महिलाओं के लिए हो गया। आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत शैक्षणिक रूप से पिछड़े SCs, STs आदि के लिए उपबंध है। ठीक है, विधानमंडल में सीटों का आरक्षण एग्जाम्पल के तौर पे है, और सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में जो पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशन हैं उसमें एडमिशन के लिए छूट जो दी जाती है वो इसके अंतर्गत दी जाती है। 15(5) में दिया है राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े SCs, STs के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट है। राज्य अनुदान प्राप्त निजी अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के ये हो सकते हैं। और इसके अलावा लेटेस्ट है EWS 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के द्वारा इसको लाया गया, 10% आरक्षण दिया गया है मैक्सिमम। अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग चुकी है। अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपया करके GS नाउ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम लोगों को मोटिवेट करें आगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अब आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समता, जो पब्लिक
सेक्टर के जॉब्स हैं उनमें अवसर सबको समान रूप से मिले, सबको समानता का मिले, इसके लिए आर्टिकल 16 में दिया हुआ है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधी विषयों पर सभी नागरिकों को अवसर की समता होगी। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों को अवसर की समता होगी। राज्य के अधीन किसी पद पर केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर अपात्र या विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब कि इसके अलावा और कंडीशन होंगे तो किया जा सकता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हों तो। आर्टिकल 16(3) में दिया है, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकता है। ठीक है, राज्य नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। जैसे आरक्षण का ये पूरा मामला है। किसी पद को पिछड़े वर्ग के लिए बना सकता है, ओबीसी के लिए कर सकता है, अगर लगे राज्य को कि इस पे ओबीसी व्यक्ति का चयन इस पद पे किया जाना चाहिए तो कर सकता है। केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सब कुछ ऐसी परिस्थितियां हों जो असाधारण हो, उसको अलावा छोड़कर आरक्षण कभी भी 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। बैकलॉग भर्ती 50% से ऊपर हो सकता है। बैकलॉग भर्ती होता है, मान लीजिए 100 पद निकले हैं किसी पद के लिए किसी जगह पे, और उसमें 48 मान लीजिए 48 नहीं, मान लीजिए 26 ओबीसी की सीट है या फिर एससी की सीट है। अब इसमें से 17 बच जाते हैं और आगे फिर अगला होता है और 100 सीटों का, उसमें भी 17 बच जाते हैं। तो ये जो बच जाएंगे इनको बैकलॉग भर्ती कहा जाएगा। अब 17 में से ये 34 हो जाएंगे। इन 34 में अब ये नहीं कहा जाएगा कि इसमें भी सबको समान रूप से बांटा जाए, सभी वर्ग को दिया जाए, क्योंकि ये एससी का सीट था तो एससी के लिए ही ये, अब ये 100% एससी का सीट हो गया क्योंकि उसी में से बचा हुआ सीट है, तो इनको अलग से इसमें वो नहीं किया जाए। इसीलिए लिखा है बैकलॉग भर्ती में 50% के नियम का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा 16(4) जो आरक्षण संबंधित नियम है, किसी से ऐसी विधि में रोक नहीं होगा, 16(5) में दिया है, जो व्यवस्था करता हो कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित पदाधिकारी उस संप्रदाय से संबंधित होंगे। और कोई धार्मिक संप्रदाय या संस्था का होगा तो उसके पदाधिकारी भी उसी चीज़ से, उसी संप्रदाय से होंगे, इसमें रोक नहीं लगाता है। और 16(6) में ईडब्ल्यूएस को 10% मैक्स की बात कही गई है। इसके अलावा आते हैं अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में किया गया है। कहा गया है आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। विधि इसके लिए स्पेशल बनी हुई है, जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध किया गया अनटचेबिलिटी को। इसके तहत दोषी करार दिया गया व्यक्ति संसद या विधानमंडल चुनाव के लिए अयोग्य करार देने की व्यवस्था है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनटचेबिलिटी को मानने पर भी रोक है। आप मानसिक रूप से भी ये नहीं मान सकते कि अनटचेबिलिटी सही है, उस पर भी रोक लगाई गई है। मानसिक रूप से भी मतलब कि उस बिना प्रोवोक किए, मतलब इनडायरेक्ट रूप से अनटचेबिलिटी को फॉलो करना, उसको प्रोत्साहन देना, ये सब भी निषिद्ध किया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 के बारे में कहा कि निजी व्यक्ति तथा राज्य, मतलब व्यक्ति का और राज्य का दोनों का यह संवैधानिक दायित्व होगा कि वो अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं, अस्पृश्यता को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। अब आते हैं आर्टिकल 18 पे।
जिसमें दिया हुआ है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18(1) में दिया है राज्य, सेना या विद्या के अलावा कोई उपाधि नहीं होगा। सेना की जो उपाधि होती है मेजर, कर्नल, ये सब उपाधियाँ। अब विद्या से संबंधित जो उपाधि होगी उसके अलावा उपाधि अन्य कोई नहीं होगी। कोई जैसे डॉक्टर हो जाता है वो उपाधि हो गई। कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। आप किसी विदेशी नागरिक विदेशी राज्य में ऐसे लेके कोई उपाधि ग्रहण, कोई वहाँ पर चलता हो नाइट हुड ये वो आप नहीं ले सकते हैं, उसके लिए नियम है कुछ। कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर धारण करते हुए अर्थात भारत में किसी विदेशी राष्ट्र के अधीन या राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करे। मतलब किसी भी कोई विदेशी भी है भारतीय राज्य में भारत में काम कर रहा है, कुछ लाभ या विश्वास के पद पे है, तो राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई भी विदेशी राज्य से उपाधि या पद धारण नहीं करेगा। उपरोक्त प्रावधान में स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक शासन के समय दिए गए उपाधि वंशानुगत पद, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री पुरस्कार हैं, उपाधियां नहीं हैं। इनको प्रत्यक्ष या उपसर्ग की तरह प्रयोग करना मना है नाम के साथ, अन्यथा पुरस्कार त्यागना होगा। कोई ये नहीं लिख सकता है कि पद्म श्री ABC जो भी नाम है, पद्म श्री राज बहादुर सिंह, ऐसा नहीं, या पद्म भूषण, ऐसा नहीं। पद्म भूषण पुरस्कृत होता है व्यक्ति, कोई उपाधि नहीं है ये। अब आइए ये 14 से 18 तक के 12 से लेके 18 तक के आर्टिकल को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग 12 से 18 संबंधित कुछ बहुत सारे नहीं, कुछ 5-7 क्वेश्चनों को देख लेते हैं जिससे समझ में आए कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। आपको भी अभी आपने वीडियो पूरा देखा होगा अगर, तो आपको क्वेश्चन करने में समझ में आएगा कि हम लोग सही दिशा में पढ़ रहे हैं या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को कुछ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। मैंने शुरू में बताया था नेहरू रिपोर्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 1928 में मूल अधिकारों को लाया गया था। तो एक ही सही है, तो और सब क्वेश्चन गलत होंगे। आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, नहीं, कुछ परिस्थितियों में किए सकते हैं, ये गलत हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, गलत है, माफ़ कीजिएगा। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकती है, गलत। आपातकालीन स्थिति में निलंबित की जा सकती है, बिल्कुल सही जवाब। कुछ परिस्थितियों में मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, कुछ नया नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ये सारे मिल जाएगा। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ईयर वाइज ले लीजिए, जिसमें जैसे साल वाइज दिया हो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन पेपर, जैसे 2021-2022 का दिया हो, और एक पूर्वावलोकन जो आता है घटना चक्र का, ये ज़रूर रखिए। इससे आप इसको कर लेंगे तो समझिए कि आपने आधा युद्ध ऐसे ही लड़ लिया है, आधा युद्ध जीत लिया है। क्योंकि आपको लगता नहीं है कि क्वेश्चन पुराने रिपीट होंगे, ऐसा नहीं है। रिपीट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उसी क्वेश्चन क्या करेगा कि उसमें 4 ऑप्शन बना देगा। उसी जैसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, उसी को अब ऑप्शन में देना शुरू कर दिया है। तो लोगों को लगता है नया क्वेश्चन नहीं होता है, वही वन लाइनर क्वेश्चन को ऑप्शन में क्रिएट कर दिया है। अब समझिए 4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन में देना शुरू कर दिया है। तो आप पहले से किए रहेंगे क्वेश्चन, कुछ पॉलिटी में तो बहुत 90% उससे ऊपर क्वेश्चन सब वही रिपीटेड ही रहते हैं, घुमा फिरा के। तो आप पूर्वावलोकन किए रहेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपको
पता रहेगा कि क्या है इसका आंसर, क्यों आपको आपके आंखों से गुजर चुका रहेगा वो। तो हाईली रिकमेंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर देखें। देखिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। राज्यकृत के विरुद्ध मतलब राज्य कोई कृत करता है उसके ऊपर व्यक्तियों के मूल अधिकारों को रक्षा करने के लिए राज्य के विरुद्ध है, ये एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं, गलत। आर्थिक न्याय को हटा दिया गया है, ठीक है। हम आर्थिक अधिकार को हटा दिया गया, न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय की बात नहीं है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल की भांति नहीं है। इसको भी देखो, प्रीवियस क्वेश्चन से भी आपको एक टेस्ट पेपर की तरह हो जाता है कि आप कुछ चीज़ों को बार बार करते हुए देख, इससे आपकी एक्यूरेसी बिल्डअप होती है, ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो इसमें 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन ए सही होगा। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत है? समानता का अधिकार हम लोग जैसे जानते हैं 14 से लेके 18 तक है, अभी हम लोग ने पढ़ा। अब 12 और 13 में एक में परिभाषा दिया हुआ है राज्य का, और तीसरे में दिया है जुडिशियल रिव्यू वाला। जुडिशियल रिव्यू वाला चीज़ दिया हुआ है। तो 12 से 13 वाले में मतलब 12 13 छोड़ के 14 से 18, 14, 15 और 16 मतलब 2, 3 और 5, 2, 3 और 4, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, ठीक है। कारण है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, सही है। ये वही बात हुई, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वल बिफोर लॉ। ये मैंने बात कही, एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है। इस चीज़ों को आप यहाँ समझ सकते हैं, समान लोगों के लिए समान विधि, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाली ही बात है। तो ये दोनों ही सही हैं। इसको जैसे कथन कारण के क्वेश्चन आते हैं, आपको इसको इस तरह से कर सकते हैं कि कारण को आप पहले पढ़िए, उसमें जोड़िए इसलिए, उसके बाद पढ़िए कथन को। अगर दोनों मैच हो जा रहे हैं, आपस में समानता लग रही है पढ़ने में, तो क्वेश्चन दोनों सही होते हैं। जैसे पढ़िए इसको, समान लोगों में समान विधि होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएंगी, इसलिए सामाजिक, आर्थिक समान उद्देश्य से राज्यों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल आपको सही जवाब इसमें मिलेगा, दोनों सही हैं। सही स्पष्टीकरण डी होगा ऑप्शन इसका सही। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया। 14 से 18 मैंने अभी जस्ट बताया आपको। देखिए ये IAS का क्वेश्चन है। आप लोगों को लगता होगा कि IAS में इस लेवल को, जबकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये PCS का क्वेश्चन था, अब पुराना क्वेश्चन था। तो आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमेशा रिपीट, ऐसा नहीं लोअर में आया हुआ है तो IAS में आ जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तो लोअर में रहते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन टाइप के रहते हैं जो IAS में भी आए हुए हैं। इसीलिए पूर्वावलोकन मस्ट है, आप करिए, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ बार बार। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसको हटा दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों जो समानता का अधिकार चैप्टर है हम लोग ख़त्म करते हैं, और आगे इसके अलावा जो मैंने 4 पार्ट में वीडियो देने के लिए कहा हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार वाले वीडियो में हम लोग आगे मिलेंगे। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अन्य लोगों से, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
मिल सकें, मोटिवेट हो सके हम लोग आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से, मतलब कि आप लोगों के सपोर्ट से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं नए वीडियो में GS नाउ के। थैंक यू, बाय बाय।